नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर कुमार एटीएम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पहले के वीडियो में मिल चुके हैं और वहां पर हम लोगों ने रणनीति तैयार की थी कि किस प्रकार हम बीपीएससी के प्रीलिम्स में कंप्लीट सफलता पाए, प्रीलिम्स को पार कर मेंस और फिर साक्षात्कार और फिर अधिकारी बनने का रास्ता अपनाएं। तो उस वीडियो में मैंने जो वादा किया था कि मैं आपके इस पूरे कारवां में, इस पूरी यात्रा में बहुत हद तक और जहां तक हो कोशिश करूंगा कि मैं आपकी सहायता कर सकूं। और जो मैंने 8 सेगमेंट्स बताए थे, उन 8 सेगमेंट्स में से आज मैंने वो सेगमेंट चुना है जो कहीं ना कहीं हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों को टच करता है। तो मैं पॉलिटी के शुरुआती वीडियो से लेकर चलूंगा और ये वीडियो निश्चित तौर पर आपको हिस्ट्री में भी मदद करेगा और पॉलिटी में भी मदद करेगा। आज का मेरा टॉपिक है भारतीय संविधान, विकास एवं पृष्ठभूमि। जैसा आपने पहले भी पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का यह समय लगा और यह भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। लेकिन यह संविधान जो एक निश्चित समय सीमा में आप देख रहे हैं, इसके बनने की जो निश्चित अवधि मैंने अभी बताई 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, यह तो एक उसका प्रत्यक्ष दौर था जब संविधान का निर्माण हुआ। लेकिन भारतीय संविधान को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि किन परिस्थितियों में यह संविधान निर्मित हुआ और कितने सालों के विकास की प्रक्रिया ने इस संविधान के निर्माण में अपना योगदान दिया। क्योंकि हमारा भारत लगभग 200 वर्षों की ब्रिटिश गुलामी से गुजरता रहा और यह भी हमें मानना होगा कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही मूल रूप से आधुनिक भारत के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। जब हम आधुनिक शब्द की बात करते हैं तो हम उन सभी आधुनिक संस्थाओं की बात करते हैं, उन लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात करते हैं जो आज वर्तमान है और जिसके अधीन आज हमारा पूरा सिस्टम, पूरा देश चल रहा है। हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें वर्णित सभी संस्थाएं जिस रूप में आज दिखती हैं, उसके पीछे एक लंबा इतिहास है, एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया है। और जब भी हम संविधान के निर्माण की बात करें तो उसमें विकास एक ऐसी प्रक्रिया जो पूरी की पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है। अब यहां पर हम ये फोकस करेंगे कि आखिर कौन सी ऐतिहासिक क्रियाएं थी जिसने हमारे संविधान के लिए सीढ़ी का काम किया। अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेज शुरुआत में तो हमारे यहां व्यापारिक उद्देश्य से आए, लेकिन उन व्यापारिक उद्देश्यों में धीरे धीरे चलकर उनके राजनीतिक स्वार्थ उसमें जुड़ते चले गए और उसी राजनीतिक स्वार्थ ने अंग्रेजों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि भारत में उनका शासन उनके नीतियों के अनुकूल बना रहे और उनका जो उद्देश्य है भारतीयों के शोषण का, वह चलता रहे। और इसी उद्देश्य से उन्होंने बहुत सारे कानून, बहुत सारे अधिनियम यहां पर बनाए और उन अधिनियमों की परिणति बाद में जो है संविधान की प्रक्रिया में जुड़ती चली गई। हमारा आज का जो संविधान है उसका आधा से अधिक अनुच्छेद आप लोगों को शायद पता भी हो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है और वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया अधिनियम था। यहां पर थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक में जाएंगे, इतिहास की पृष्ठभूमि में जाएंगे और समझेंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में अंग्रेजों को ऐसा करना पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के अधिकार पत्रों के माध्यम से भारत के साथ व्यापार करने के लिए लगभग 217 साझेदारों को मिलाकर एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये 1600 ईस्वी में बनी हुई कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इस कंपनी ने व्यापारिक उद्देश्यों को बहुत ही लंबी प्रक्रिया के दौरान उसको प्रशासनिक और राजनीतिक उद्देश्यों में बदला और इसी का परिणाम हुआ कि 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध, ये दोनों महत्वपूर्ण युद्ध हैं जो भारतीय इतिहास का आप कह सकते हैं ये निर्णायक युद्ध है। इन दोनों युद्धों ने भारत में अंग्रेजी दासता के पहले चरण को शुरुआत किया और जैसे ही उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी और निजामती का अधिकार पाया, उन्होंने यह महसूस किया कि भारतीय शासन को अपने अनुरूप बनाए रखने के लिए, भारतीय धन के लूट खसोट के लिए यहां पर कुछ नियम कानून बनाने की आवश्यकता है। और उसी के तहत शुरुआत हुआ 1765, यह है इलाहाबाद की संधि। और इसी इलाहाबाद की संधि जो शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह के साथ, ये 1764 की लड़ाई आप जानते हैं कि भारत के 3 महत्वपूर्ण शासकों जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय,
बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने हमारे मुगल बादशाह के साथ ये संधि की, इलाहाबाद की संधि, और इस संधि के परिणाम स्वरूप शुरुआती तौर पर अंग्रेजों को आधिकारिक तौर पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी और निजामती, ये दो शब्द यहां ध्यान देंगे हम लोग, दीवानी और निजामती का अधिकार उनको मिला। ये दोनों शब्द, दीवानी का मतलब होता है राजस्व वसूलने का अधिकार, और निजामती का मतलब होता है कि यहां पर भारत के राज्य क्षेत्रों में उनका जहां तक अधिकार हो गया, वहां का विदेशी और सैन्य मामला वो अंग्रेजों को देखना था। और ऐसी स्थिति आने के बाद फिर अंग्रेजों के जो कंपनी, व्यापारिक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने भारत में अपना शासन शुरू किया और इसके बदस्तूर शासन के दौरान बहुत सारी समस्याएं आने लगी। ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश में भी, इंग्लैंड में भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कारगुजारियों की बहुत हद तक निंदा भी होने लगी, क्योंकि यह कंपनी जो है बदस्तूर अपने व्यापार और लूट खसोट में लगी हुई थी। ना तो उसको भारतीय जनता का ख्याल था, ना ही वो उसको इंग्लैंड की नीति का ख्याल था। ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिश संसद और वहां के शासन निर्माताओं ने यह कोशिश शुरू कर दिया कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के रिश्वतखोरी और उनके निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाए और किस प्रकार भारत के शासन को इंग्लैंड के अनुकूल बनाकर रखा जाए ताकि भारत पर लंबे समय तक शासन किया जा सके। और इन्हीं प्रयासों के तहत वहां पर फिर शुरू होता है भारत के संविधान के एक विकास की सीढ़ी बनी। उन्होंने बहुत सारे अधिनियम बनाए, वो अधिनियम बाद में भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ी बनी। इसीलिए हम उन अधिनियमों को पढ़ेंगे जो अधिनियम ब्रिटिश शासनकाल के दौरान प्रस्तुत किए गए थे, भारत पर लागू किए गए थे, उनका लंबा समय तक इफेक्ट रहा और उसी का इफेक्ट हमारे संविधान में भी देखने को मिलता है। तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं। तो आइए बात करते हैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। फिर से मैं एक बार आपको ध्यानाकर्षण लाना चाहूंगा कि यही जो संविधान की सीढ़ियों के रूप में काम करने वाले जो अधिनियम थे, जो अंग्रेजी सरकार ने बनाए थे, उन पर हम लोग बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे, बहुत उसके बारीक बिंदुओं को यहाँ पर आपके सामने रखेंगे। अब जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संविधान का हम पढ़ रहे हैं तो वहां पर हमें ध्यान देना होगा कि भारत में जो कानूनी विकास अंग्रेजों के द्वारा किया गया उसको हम दो चरणों में बांटकर देख सकते हैं। कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका शासन भारत में 1858 तक ही चला। हाँ, यहां पर आपको ध्यान देना होगा, भारत में अंग्रेजों का शासन तो 1947 तक चला, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारिक कंपनी थी उसने 1757 की पलासी की लड़ाई के जीतने के बाद जो शासन शुरू किया वो 1858 में जाकर उसका समाप्त हुआ। कारण ये था कि 1857 की जो पहली स्वतंत्रता की लड़ाई थी, उस लड़ाई ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव को इस तरह से हिला दिया कि ब्रिटिश शासन ने, ब्रिटिश सरकार ने भारत में बहुत सारे आमूलचूल बदलाव किए और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। उसके बाद फिर 1858 से जो भी कानून और नियम बनाए गए वो सीधे तौर पर ब्रिटिश संसद से आए और वो शासन जो वहां पर चल रहा था भारत में वो ब्रिटिश क्राउन का शासन चल रहा था। वैसे तो नियंत्रण शुरुआत से ही इंग्लैंड की सरकार का बना हुआ था, लेकिन यहां पर हम लोग पढ़ाई के दृष्टिकोण से इन अधिनियमों को दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक जो होगा उसमें अंश कंपनी के अधीन शासन और दूसरा होगा ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन। कंपनी के अधीन जो शासन हुए उसमें आपको यहां ध्यान रखना है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, यहां से लेकर 1858 तक का जो समय है वो कंपनी के अधीन शासन था। और इस दौरान जो भी नियम और कानून बनाए गए उसको हम लोग इस वीडियो के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कर लेंगे। इसके बाद दूसरे वीडियो में जाकर हम लोग यहां पर कंप्लीट करेंगे ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन जो 1858 से 1935 तक, इस बीच में जो नियम आए और जो भी अधिनियम आए उनको हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे कंपनी के अधीन शासन और इस दौरान जो भी अधिनियम आए उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला, भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब शासन करना शुरू किया तो उस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी पर नकेल कसने के लिए, उसकी कारगुजारियों को सीमित करने के लिए यहां पर जो प्रयास किया गया उसके तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा जो पहला अधिनियम लाया गया, इंपॉर्टेंट अधिनियम, वह था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसका मूल उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना और पहली बार कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। अब ये नियंत्रण स्थापित करने का क्या टूल अपनाया गया, इस पर ध्यान देंगे। इसमें क्या किया गया कि वहां पर कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के द्वारा एक संस्था का गठन किया गया, उसका नाम पड़ा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स क्या था? ये निवेशक मंडल था जो कि व्यापारिक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो निवेशक थे उन्होंने कंट्रोल करने के लिए एक नया संस्था
एक नया यहां पर बनाया, जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और उसके सभी प्रशासनिक मामलों पर, राजनीतिक मामलों पर, सैनिक कार्यों पर, उसके नागरिक कार्यों पर इसके द्वारा देखरेख किया जाता था और नियंत्रण रखा जाता था। हमारे यहां ध्यान देना होगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उसमें 24 सदस्य थे और ये 24 सदस्य मिलकर के यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखते थे। तो यहां पर पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट का जो मूल उद्देश्य था उस पर पहला फोकस करना है। उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहां पर काम कर रही थी उस पर नियंत्रण स्थापित करना। तो पहली बार कंपनी पर ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसके लिए कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया, जिसका काम था ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक मामलों के साथ साथ राजनीतिक मामलों पर भी कंट्रोल रखना। आगे चलते हैं। इस अधिनियम के तहत एक और बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। यहां पर जो बंगाल के गवर्नर थे, उस बंगाल के गवर्नर के पद का नाम रखा गया बंगाल का गवर्नर जनरल। आपको यह मालूम होना चाहिए कि उस समय हमारे भारतवर्ष में इंग्लैंड के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी, उसके 3 प्रेसिडेंसी शहर थे। 3 प्रेसिडेंसी शहरों में शासन चल रहा था। एक मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी। कलकत्ता के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर थे। उस पद को अधिक शक्तिशाली बनाते हुए उसको नाम रखा गया बंगाल का गवर्नर जनरल। और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन वो तीनों प्रेसिडेंसियों को रख दिया गया। उसमें आपका बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास और बंबई, ये तीनों प्रेसिडेंसी इनके अधीन कर दिए गए। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के तहत बने वारेन हेस्टिंग। यहां पर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने। वैसे आपको पता होना चाहिए कि वारेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल शुरू होता है वो 1772 से शुरू होता है, लेकिन अगर बंगाल के गवर्नर जनरल के पद की बात करें तो वो 1773 से इनको ये पद मिला और वारेन हेस्टिंग ही बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए। इसके साथ साथ गवर्नर जनरल को काम करने में मदद करने के लिए कार्यकारिणी परिषद का भी गठन किया गया, जिसमें 4 सदस्य थे। और ये 4 सदस्य मिलकर के टोटल गवर्नर जनरल को अगर मिला दिया जाए तो 4 और एक गवर्नर जनरल को जोड़ दिया जाए तो 5 सदस्य होते थे। और ये पांचों सदस्य के बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते थे, यानी कि 5 में 3 जिस पक्ष में होगा वो निर्णय लिए जाते थे। तो ये व्यवस्था करते हुए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर नियंत्रण स्थापित किया गया। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुआ कि पहली बार भारत में इंग्लैंड के सरकार के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और वो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित किया गया। इसी एक्ट के प्रावधान के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया और वो सुप्रीम कोर्ट जो था उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये जितने भी गवर्नर जनरल वगैरह थे सभी को रखा गया। भारत का एक न्यायिक संस्था के तौर पर देखें तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट यहां पर स्थापित हुआ, लेकिन वो दिल्ली वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं था। ये अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया वो कलकत्ता में था। और इस सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे और उन मुख्य न्यायाधीश के अलावा भी 3 अन्य जज वहां पर रखे गए। और इनका ये पूरा तो हमको याद रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो मुख्य काम हुआ वो क्या हुआ कि कंपनी के शासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का पहला प्रयास किया गया। बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बन गए वारेन हेस्टिंग। तथा इसी एक्ट के प्रावधान के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला अधिनियम है 1781 का अधिनियम। यह अधिनियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इस अधिनियम से एक प्रश्न पूछने की संभावना होती है कि इस अधिनियम को एक और नाम से पुकारा जाता है, वो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट इस अधिनियम को कहा जाता है। इस अधिनियम को मूल रूप से रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए लाया गया था। इसमें गवर्नर जनरल के जो कुछ शक्तियां थी उसको बढ़ाई गई थी, खासकर सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत गवर्नर जनरल को रखा गया था। लेकिन इस बार इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की शक्तियों को सर्वोच्च न्यायालय के नियंत्रण से भी मुक्त कर दिया गया। बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं है फैक्ट्स। जो फैक्ट मुख्य फैक्ट है वो है कि इसी अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला महत्वपूर्ण अधिनियम जो इस दौरान आया वो था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में मूल रूप से एक व्यवस्था में एक परिवर्तन यह किया गया कि कंपनी के कार्य को 2 भागों में बांट दिया गया और एक प्रकार से दोहरे शासन की व्यवस्था की गई। यह दोहरा शासन क्या था इसे हम समझेंगे। दोहरे प्रशासन की व्यवस्था यहां पर की गई। दोहरे प्रशासन में क्या किया गया कि कंपनी के कार्य को 2 भागों में बांट दिया गया। एक तरफ राजनीतिक कार्य
और दूसरी तरफ रखा गया व्यापारिक कार्य। राजनीतिक कार्य के लिए एक नई संस्था का गठन किया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे और दूसरी तरफ जो पुरानी संस्था पहले से आप यहां पर रिकॉल कर सकते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इस संस्था को मुख्य रूप से वाणिज्यिक कार्य के लिए निर्धारित कर दिया गया। तो राजनीतिक कार्य करने के लिए एक नई संस्था बनी है, उसको याद रखेंगे हम लोग, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें 6 सदस्य थे और व्यापारिक कार्य के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के मूल भावना को हम समझे। मूल बात यह है कि यहीं पर जाकर कंपनी के अधीन द्वैध शासन की व्यवस्था की गई और वो द्वैध शासन जिसके अंतर्गत कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया ताकि कंपनी की कार्यकुशलता बनी रहे। एक बोर्ड बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये नियंत्रण करने के लिए था और इसने राजनीतिक कार्य करना शुरू किया। यहां पर हमें यह भी ख्याल रखना है कि जो प्रयास रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया था, जहां की पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, यहां पर लगभग कंप्लीट नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया गया। यानी कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंप्लीट नियंत्रण, पूर्ण नियंत्रण यहां पर ब्रिटिश सरकार ने कर लिया। साथ ही साथ यहां पर एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, यही वो एक्ट था जिसके तहत भारत के क्षेत्र जो कि अंग्रेजों के अधीन थे उसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ये आप फैक्ट याद रखेंगे, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र पिट्स इंडिया एक्ट के तहत घोषित किया गया भारतीय क्षेत्र को। और दूसरा क्या किया गया, पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया। और ये पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही एक राजनीतिक कार्य करने की एक संस्था बनाई गई जिसका नाम रखा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 सदस्य थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा इस बार इस एक्ट के द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वहां पर 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट और 1784 के पिट्स इंडिया का एक्ट। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट जिसमें दोहरे प्रशासन की व्यवस्था की गई, उसके बाद उत्तरोत्तर अनेक तरह के अधिनियम यहां पर आते रहे। उन अधिनियमों में अगला जो पड़ाव है वो है 1786 का अधिनियम। यह अधिनियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उस समय के तत्कालीन गवर्नर जो यहाँ पर नियुक्त किए गए, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस उनका नाम था, उनके शर्तानुसार इसमें कुछ शर्त रखे गए जो हमें याद रखनी चाहिए। तो यहां पर आपके सामने है 1786 का अधिनियम। इसमें इसी अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए, बंगाल के गवर्नर जनरल। और यहां पर जो 2 मूल कार्य किए गए वो दोनों शर्त पहले से ही कॉर्नवालिस के द्वारा रखे गए थे। कॉर्नवालिस के शर्तानुसार ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का जो गवर्नर जनरल का पद था उसमें एक और पद ऐड किया गया, उसकी शक्ति को बढ़ाया गया और भारतीय क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल को सर्वोच्च सेनापति यानी कमांडर इन चीफ का पद उनको दिया गया। एक तरह से देखें तो सैनिक पद में भी अब गवर्नर का जो पद था वो सर्वोच्च पद हो गया। साथ ही साथ आपने पहले देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके साथ 4 कार्यकारिणी सदस्य भी लगाए गए थे और वो सभी मिलकर के बहुमत के आधार पर निर्णय लेते थे। लेकिन ज्यों-ज्यों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आगे बढ़ता चला गया, ज्यों-ज्यों नए-नए अधिनियम आते चले गए, तो बहुत सारी टेक्निकल परेशानियों को दूर करने के लिए लगातार क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ाया गया। और इसी दौरान कॉर्नवालिस के पहले से ही कॉर्नवालिस ने यह शर्त रख दिया था कि बहुत सारे जो विशेष मामले हो जाएं तो वहां पर कार्यकारिणी के बहुमत को मानना मेरे लिए बाध्य ना हो। और इसीलिए वहां पर क्या किया गया कि काउंसिल के निर्णय को रद्द करने का अधिकार इस बार यहां पर ध्यान रख देना है। 1786 के अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, यह वही अधिनियम है जिसके तहत गवर्नर जनरल की शक्ति को बहुत अधिक बढ़ा दिया गया और गवर्नर जनरल को यह शक्ति दी गई कि गवर्नर जनरल वो 4 सदस्यीय जो काउंसिल है उस काउंसिल के निर्णय को रद्द कर सकते हैं। तो यहां पर बहुत ज्यादा नहीं है, 1786 में बस 2 पॉइंट, गवर्नर जनरल के पद में सर्वोच्च सेनापति का पद जोड़ा गया, वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वोच्च सेनापति बन गए और गवर्नर जनरल को काउंसिल के निर्णय को रद्द करने का भी अधिकार दिया गया। इसके बाद महत्वपूर्ण अधिनियमों में नंबर आता है 1793 का चार्टर अधिनियम। आपको यह याद रखना होगा
कि ईस्ट इंडिया कंपनी मूलतः भारत में व्यापारिक कंपनी थी और हर 20 वर्षों के बाद उसे एक चार्टर पत्र सौंपा जाता था कि अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय क्षेत्र में व्यापारिक एकाधिकार करने के लिए, एकाधिकार के साथ व्यापार करने के लिए और राजनीतिक तौर पर शासन चलाने के लिए। तो 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा पुनः वही प्रक्रिया दोहराई गई। 20 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार और शासन करने की अनुमति ब्रिटिश संसद के द्वारा दी गई। साथ ही साथ ये इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो कि बहुत सारी परीक्षाओं में भी जोड़ा जाता है, पूछा जाता है कि ये वही अधिनियम है जिसके तहत पहली बार कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे, गवर्नर जनरल से लेकर निचले स्तर तक जितने भी कर्मचारी कंपनी के काम कर रहे थे भारत में, उनका वेतन जो दिया जाने लगा भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। ऐसा पहले नहीं था, पहले उनका वेतन इंग्लैंड से आता था, लेकिन अब भारतीय खजाने से ही इन कर्मचारियों को वेतन देने की व्यवस्था की गई। तो हम यहां याद रखेंगे कि 1793 का चार्टर अधिनियम के तहत ही कर्मचारियों का जो वेतन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ यहां पर गवर्नर जनरल के बारे में हम लोगों ने फिर से आप रिकॉल करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वहां पर आपने देखा था कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत ही तीनों प्रेसिडेंसियों को रखा गया। यहां पर फिर गवर्नर जनरल की शक्तियों को और बढ़ाते हुए 2 अन्य प्रेसिडेंसी मद्रास, आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पर्यवेक्षण का अधिकार, मद्रास और बंबई का जो क्षेत्र है उसके पर्यवेक्षण का अधिकार भी यहां पर दिया गया। अर्थात लगातार गवर्नर जनरल की शक्तियां बढ़ती चली गई। आप यहां देख रहे हैं 1786 का अधिनियम, जहां की गवर्नर जनरल को ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त किया गया, सर्वोच्च सेनापति कहा गया और साथ ही साथ काउंसिल के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दिया गया। 1793 में आते हुए क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अन्य प्रेसिडेंसी के पर्यवेक्षण का भी अधिकार दिया गया। अगला महत्वपूर्ण अधिनियम आपके सामने है 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम को फिर से आप देखें कि 20 वर्ष बाद ये फिर अधिनियम आया है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, ठीक उसी प्रकार 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा 20 वर्षों के लिए वो व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार को पुनः बढ़ा दिया गया। 1813 का चार्टर अधिनियम, यहां पर 2-3 महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं जिसे हमें याद रखना है। आपको ये मालूम होगा कि 1600, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कशन किया था कि 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी और इसका मेन उद्देश्य था, लिखित तौर पर एक अधिकार पत्र सौंपा गया था कि इनको जो व्यापार करना है वो भारतीय क्षेत्र पर व्यापार करना है और व्यापार का वो एकाधिकार था। एकाधिकार का मतलब है कि जो व्यापारी भारत के साथ व्यापार करेंगे वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी होंगे। इंग्लैंड के अन्य व्यापारी भारत के साथ व्यापार करने का उनको अधिकार नहीं था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार था। 1813 के चार्टर अधिनियम में क्या किया गया, उसी व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। जैसा कि पहले भी चर्चा में हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी व्यापारी थे और जो कर्मचारी थे वो निजी व्यापार में लिप्त हो जाते थे। बहुत मामलों में उपहार लेना या रिश्वत लेने की भी वहां पर बातें देखी गई और लगातार इसी कारण से इंग्लैंड की संसद अलग अलग कानूनों के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण बना रही थी और इस अधिनियम में क्या किया उन्होंने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में क्या रह गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में रहा भारत का शासन संचालित करने का अधिकार। साथ ही साथ व्यापार के क्षेत्र में एकाधिकार तो समाप्त कर दिया गया और इसका परिणाम यह हुआ कि अन्य ब्रिटिश व्यापारी जो भी और भी इंग्लैंड के ब्रिटिश व्यापारी थे, व्यापारियों को अनुमति दे दी गई। अब यहां पर ध्यान देंगे 1813 यह वह समय है जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा था और इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावे और भी बहुत सारी कंपनियां बन गई थी। बहुत सारे व्यापारी दबाव बना रहे थे सरकार पर कि भारत के साथ उनको व्यापार करने का अधिकार दिया जाए, लेकिन जो कानूनी अड़चन थी, जो व्यापारिक एकाधिकार का मामला था, वो अड़चन बन रही थी। इसलिए चार्टर अधिनियम के तहत एकाधिकार को समाप्त करने के बाद क्या हुआ कि अन्य ब्रिटिश व्यापारी भी जो है भारत के साथ अब व्यापार कर सकते हैं, ये वहां पर व्यवस्था दी गई। लेकिन यहां पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में क्या रहा, ये ध्यान रखेंगे, 2 चीज इनके हाथों में रहा। चाय का व्यापार, चाय के व्यापार पर इनका एकाधिकार बना रहा। साथ ही साथ चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में रहा।
तो यहाँ पर फिर से फोकस करेंगे हम लोग इस बात पर कि कंपनी के भारत के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार थे वो एकाधिकार तो समाप्त हुआ, लेकिन फिर भी कंपनी के हाथों में चाय के व्यापार का एकाधिकार और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा। दूसरी तरफ अन्य ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भारत का व्यापार खोल दिया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम में दो महत्वपूर्ण चीजें और हैं कि पहली बार इसी अधिनियम के तहत कानूनी तौर पर भारत में ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए इंग्लैंड की सरकार ने ईसाई मशीनरियों को अनुमति दी। ईसाई धर्म के प्रचार की प्रथम अनुमति जो मिली है वो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत मिली है। साथ ही साथ उन्होंने ये यहाँ पर अनुभव किया कि भारतीय क्षेत्र में काम करने के लिए क्लर्क लेवल के जो अधिकारी हैं या यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी, तो पहली बार भारत की शिक्षा पर व्यय करने के लिए शिक्षा पर 1 लाख रुपया आवंटित किया गया प्रति वर्ष आवंटित किया गया। तो हम फिर से एक बार रिकॉल करेंगे, ये पूरे आपके सामने जो अधिनियम है 1786 का अधिनियम, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके द्वारा गवर्नर जनरल बने और इनके शर्तानुसार गवर्नर जनरल के पद के साथ सर्वोच्च सेनापति का पद भी उनको अधिकार दिया गया और गवर्नर जनरल को काउंसिल के निर्णय को रद्द करने का भी अधिकार दिया गया। अगला है 1793 का चार्टर अधिनियम, जिसमें 20 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार को बढ़ा दिया गया और यहाँ पर कंपनी के अधिकारियों के वेतन को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बंगाल के गवर्नर थे उनको मद्रास और बंबई के पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया। 1813 का चार्टर अधिनियम, इसमें 20 वर्षों के लिए कंपनी के अधिकार को तो बढ़ा ही दिया गया, लेकिन यहां पर कंपनी के अधिकारों को सीमित करने के लिए भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड के और भी व्यापारी भारत के साथ व्यापार करने के लिए अब उनको अनुमति मिल गई। साथ ही साथ केवल यहां पर ध्यान रखना है कि चाय के व्यापार पर एकाधिकार और चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी भी प्राप्त रहा। और यहां पर पहली बार ऐसा हुआ कि इंग्लैंड की सरकार के द्वारा कानूनी तौर पर भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने का अधिकार दिया गया और भारतीय शिक्षा पर व्यय करने के लिए 1 लाख रुपया आवंटित किया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम के ठीक 20 वर्षों बाद फिर उसी प्रकार एक नया अधिनियम आता है, वो है 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 के चार्टर अधिनियम में फिर से आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार थे उनको फिर से सीमित करने का काम किया गया। जैसा कि आपने 1813 में देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के व्यापार पर जो एकाधिकार था उसको खत्म कर दिया गया और आगे आप देखेंगे 1833 में यहां पर क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को कंप्लीटली पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, यहां पर कोई व्यापारिक अधिकार नहीं, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में व्यापार का जो कार्य था वो समाप्त हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल एक प्रशासनिक संस्था बनकर रह गई। प्रशासन चलाना, राजनीतिक कार्यों को देखना, यही ईस्ट इंडिया कंपनी का काम रह गया। तो यहां पर आप देखेंगे कि व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, इसको आपको याद रखना है। और अब कंपनी जो है वह एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय, केवल भारत का शासन संचालित करना ही इसका काम रह गया। यह अधिनियम इस बात के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर फिर से गवर्नर जनरल का जो पद है उसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आपने 1773 में पढ़ा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का जो पद था उसको बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया और वो जो पद था उसके अधीन तीनों प्रेसिडेंसियों को रखा गया। 1833 तक आते आते ब्रिटिशर्स ने भारत के अन्य क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया और एक ब्रिटिश भारत का निर्माण धीरे धीरे होने लगा। और इसी दरमियान 1833 का चार्टर अधिनियम आया। 1833 के चार्टर अधिनियम में फिर से उस पद की नई व्याख्या रखी गई। बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल यहां पर आप देख रहे हैं कि अब यहां पर नाम पड़ा उस पद का भारत का गवर्नर जनरल। और भारत के गवर्नर जनरल के इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहां याद रखना होगा विलियम बेंटिक, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये ध्यान रखना है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। अगर हमें पूछ दिया जाए कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल तो वो वारेन हेस्टिंग, लेकिन भारत के पहले गवर्नर जनरल हो जाएंगे विलियम बेंटिक। तो ये महत्वपूर्ण कार्य किया गया। साथ ही साथ
यहाँ पर इस अधिनियम के तहत एक पहले विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। ये क्वेश्चन बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जाती है कि भारत में प्रथम विधि सदस्य किस अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया, तो 1833 का चार्टर अधिनियम। और वो पहला विधि सदस्य, एक सदस्य जो था वो थे लॉर्ड मैकॉले। यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि भारतीय कानून, जो भारत में कानून बनाए जाते थे, उन कानूनों का वर्गीकरण करने के लिए काम दिया गया और उसके वर्गीकरण के लिए एक विधि आयोग की भी स्थापना की गई और उस विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए लॉर्ड मैकॉले। तो 1833 का चार्टर अधिनियम ये बहुत सारे बातों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यहां आपको ख्याल रखना है कि इसी अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा का भी अंत किया गया। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा कि जानते होंगे कि 1843 में दास प्रथा का अंत हुआ है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे 10 वर्षों का गैप आपको देखने को मिलेगा। अधिनियम 1833 में आया, लेकिन दास प्रथा समाप्त हुआ 1843 में। और उस समय लॉर्ड एलनबरो ये वायसराय, ये वहां गवर्नर जनरल थे भारत के। लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 में दास प्रथा की समाप्ति हुई, लेकिन यहां पर अधिनियम वही काम कर रहा था। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत ही दास प्रथा की समाप्ति हुई। तो 1833 का चार्टर अधिनियम, हम फिर से इसको रिकॉल करेंगे कि यहां पर क्या किया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त करते हुए कंपनी को केवल एक प्रशासनिक संस्था बना दिया गया और यहां पर एक विधि आयोग बनाया गया जिसका काम था भारतीय कानून का वर्गीकरण करना। और विधि आयोग के अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकॉले, और लॉर्ड मैकॉले को भारत में प्रथम विधि सदस्य के तौर पर भी कार्यकारिणी परिषद में स्थान दिया गया। और भारत में जो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अगला महत्वपूर्ण अधिनियम ठीक उसी प्रकार 20 वर्षों बाद आपके सामने फिर यहां पर रखा गया है, वो है 1853 का अधिनियम। 1853 के अधिनियम में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बात यह है कि भारत में पहली बार सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई। बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह पूछा जाता है और वहां पर आपको आंसर देना है 1853 का चार्टर अधिनियम। तो 1853 में ये जो व्यवस्था की गई, इसके पहले ये व्यवस्था थी कि भारत में काम करने के लिए जो सिविल सेवक आते थे वो इंग्लैंड से आते थे और उनको नामजदगी के सिद्धांत के आधार पर वहीं से उनका पद बनाकर यहां भेजा जाता था। कोई प्रतियोगिता परीक्षा नहीं ली जाती थी, भारतीयों को भी इसका अधिकार नहीं था। और इसके बारे में 1833 में वह प्रयास हो चुका है। जी हाँ, आपको यहां ध्यान रखना होगा, 1833 के चार्टर अधिनियम में सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा शुरुआत करने की कोशिश की गई, लेकिन भारत में काम कर रहे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अधिकारियों ने इसका पुरजोर विरोध किया, जिसके चलते यह कदम वापस लेना पड़ा। लेकिन पुनः 1853 में यह काम किया गया कि सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई, जिसमें भारतीयों को भी अनुमति दी गई। साथ ही साथ 1854 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक समिति बना दी गई, उसका नाम था मैकॉले समिति। यहां भी मैकॉले उसके अध्यक्ष थे। और 1853 के अधिनियम में जो विधि सदस्य यहां पर बना था, वो विधि सदस्य जो है उसको पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण सदस्य कहने का अर्थ है जो कार्यकारिणी परिषद थी गवर्नर जनरल की, उसमें शुरुआत में जो विधि सदस्य रखे गए थे वो केवल एक सलाहकार मात्र थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, वो पूर्ण सदस्य नहीं थे। लेकिन 1853 में क्या हुआ कि उनको वोट देने का अधिकार मिल गया, वो पूर्ण सदस्य बन गए। तो ओवरऑल जो आपके सामने आज मैंने ये पूरा वीडियो रखा है, उसमें भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में हमने उसको दो भागों में बांट दिया। एक तरफ था कि कंपनी के अधीन जो अधिनियम आए, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 तक उसमें था। और आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन। इसके अंतर्गत हम लोग 1858 से लेकर के 1947 के बीच जितने भी अधिनियम आए उसको क्रमवार पढ़ेंगे, उसकी पूरी व्याख्या होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, नमस्कार।